बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं, आपके साथ सारी शेयर करूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये रिक्वेस्ट मैं आपसे बहुत कम ही करता हूँ कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अरमगान केस के हवाले से मेरे पास एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर है। अलग न्यूज़ पर हम आपको अपडेट करते रहते हैं, लेकिन अरमगान केस के हवाले से जो एक्सक्लूसिव खबर है वो मैं वीडियो के एंड पर आपको दूंगा। तो तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। आज मार्च की 18 तारीख है, मंगल का दिन है, एक अहम दिन है, बड़ा इजलास होने जा रहा है। सबसे पहले बात उसी बड़े इजलास की, तो आपसे दरख्वास्त सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। इस बड़े इजलास के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला बड़ा डिस्कस हो रहा था। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ना, 14 अफराद के नामों की, ये लिस्ट भी आ गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे खबर आना शुरू हुई कि नहीं शिरकत कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शिरकत नहीं कर रही। ये फैसला कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे मौजूद नहीं था, क्योंकि मीडिया उनकी कवरेज नहीं करता मखसूस वजूहात की बिना पर। तो फिर इस खबर को पूछना पड़ा और फिर पता चला कि नहीं, इजलास जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का। इजलास का फैसला सामने आएगा। इजलास का फैसला सामने आ गया है। इजलास का फैसला क्या है, उससे पहले एक बहुत अहम चीज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। अब जो आप देख रहे हैं ये अखुंज़ादा हुसैन का ट्वीट है। ये तर्जुमान है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के। इन्होंने ये कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत तो कम अज़ कम इजलास में शिरकत नहीं कर रही। इसका मतलब है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो इसकी सरबराही कर रहे हैं, उनका यह फैसला है कि वो शिरकत नहीं कर रहे। इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, उनकी मुशावरत हो, इजलास में जाएं, उनके इनपुट के साथ जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे जाए। मैं आपको बता रहा था, और यही सोशल मीडिया पर धुलाई हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें हमारे बाद सहाफ़ी दोस्तों के मुताबिक पहले वो कहते थे एक ग्रुप है, ये मसलहत ग्रुप है, और ये ग्रुप जो है ये कुछ चीज़ों पे अच्छे बच्चे बनकर, जो मैं बार बार बात करता हूँ, अच्छे बच्चे बनकर चल रहा है, अच्छे बच्चे बनकर चलने वाला ग्रुप है। फिर इसको नाम दे दिया गया चेरी ब्लॉसम ग्रुप का। अब चेरी ब्लॉसम नाम रखा गया था शहबाज शरीफ साहब का, इमरान खान साहब की जानिब से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी चेरी ब्लॉसम ग्रुप है, यानी इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों की चापलूसी करने वाला ग्रुप है। ये नाम दिया जाने लगा जब, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ी तनकीद हो रही थी। इस 14 लोगों की लिस्ट पर अंदर से फड्डा हो गया था। शाहिद खटक साहब का ट्वीट हमारे सामने आ गया था। जुनैद अकबर का नाम क्यों नहीं है, इस पर बड़ी बात हो रही थी कि जुनैद अकबर ने तो इजलास में भी ये कहा था कि इमरान खान से मुशावरत मशरूत करो फिर आगे बढ़ेंगे। तो जुनैद अकबर खान का नाम भी नहीं है, बड़ा ठीक ठाक फड्डा पड़ा होता। एजाज चौधरी का नाम नहीं है। अब हमारे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला यह आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी के इजलास के बाद मशरूत कर दिया कि इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे आप, उसके बाद फिर हम इस इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में शिरकत तब होगी जब इमरान खान साहब से आप हमारी मुशावरत करवाएंगे, हम उनके पास जाएं, हम उनके पास जाकर क्या बात करनी है, हमें इजलास में क्या मौक़िफ़ लेकर जाना है, क्या सवालात करने हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हो, इमरान खान साहब का गो अहेड हमारे साथ हो, फिर हम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बताया। तो क्या होगा, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इस जगह इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाएगी। हुकूमत मुलाकात नहीं करवाएगी तो हुकूमत मौका खो देगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इजलास में ला सके। यानी वो ये नहीं कह रहे कि इमरान खान को लेकर आओ। पहले तो वो ये कह रहे थे अगर एपीसी होगी तो फिर पैरोल पे रिहाई दो, इमरान खान को इजलास में लेकर आओ। अब अगर एपीसी नहीं हो रही और ये इजलास ऐसे होने जा रहा है कि ये कौमी सलामती कमेटी का पार्लिमानी इजलास होने जा रहा है, जिसमें इमरान खान को माइनस कर दिया गया क्योंकि इमरान खान पार्लिमान में नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा इमरान खान से मुलाकात करवाओ। हुकूमत को चाहिए मुलाकात करवा दे। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात इसमें शामिल होगी। जिस सूबे के हवाले से आप फैसला कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, उस सूबे में हुकूमत और सबसे ज्यादा लेजिटिमेट तगड़ी हुकूमत वाली जमात शामिल होगी, तो ये दुरुस्त है। वगरना इल्जाम हुकूमत पे आएगा कि हुकूमत ने कौमी यकजहती का मौका खो दिया है, जिम्मेदार होगी हुकूमत। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ठीक फैसला किया है। वैसे मैं आपसे बार बार कह रहा था कि इसके बगैर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिरकत करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सॉफ्टवेयर उनके अपने सोशल मीडिया के बच्चों ने अपडेट कर दिया है कि आप लोगों ने माइनस इमरान खान कबूल किया है। ये जो माइनस इमरान खान हुआ है ये कबूल करना, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं
وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ عمران خان صاحب اپنی رائے دے دیں گے, بتا دیں گے کیا سوالات کرنے ہیں, کیا بات کرنی ہے, تو اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا. حکومت بہرحال چونکہ یہ ہائیبرڈ پلس سسٹم ہے, تو یہ ہائیبرڈ پلس سسٹم عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائے گا. یہ تو عدالت کی ملاقات نہیں کروا رہے. سکینہ بنگش صاحبہ گئیں, نہیں ملاقات ہوئی. یہ سیاستدانوں کی ملاقات نہیں کروا رہے, نہیں ملاقات. جسٹس خادم سبرو نے کہہ دیا کہ ملاقات ہو گئی. جیل حکام نے آ کر عدالت کو لکھ کر دے کر جھوٹ بولا اور جج نے مان لیا. یہ ہمارے سامنے ہو چکا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. عمران خان صاحب سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سسٹم ملاقات کروائے گا. ملاقات کروا دیتے ہیں تو اچھی بات ہے, کروانی چاہیے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی شرکت ہونی چاہیے. بڑا موقع ہے. تو اچھی بات ہے کہ اس جماعت کو اب تک اس کا سوشل میڈیا چلا رہا ہے. پہلے عمران خان چلاتے تھے, تب بھی سوشل میڈیا بہت تگڑا تھا, اور اب عمران خان سامنے نہیں ہیں, سوشل میڈیا اس جماعت کو چلا رہا ہے. یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, باقی لوگ ہیں, یہ سامنے موجود ہیں. لیکن اس جماعت کی باغ ڈور اس وقت موجود ہے اس کے سوشل میڈیا کے ہاتھ میں, اور یہ اس جماعت کو چلا رہے ہیں. کیا ہوا ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. یہ جو افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں, اس کے حوالے سے خبر کیا رہی ہے. یہ خبر ہمارے دوست چھوٹے بھائیوں کی طرح زبیر علی خان انہوں نے دی تھی کہ حیرت انگیز طور پر افطار ڈنر کے دوران پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کو بیانیے میں نرمی لانے کی تلقین کرتے رہے. پی ٹی آئی والے جن کا لیڈر اندر ہے وہ ان لوگوں کو جو اتحاد میں ساتھ آ گئے ان سے کہہ رہے تھے بیانیے میں نرمی لاؤ. سونے پر سہاگا افطار ڈنر میں وہ صحافی جو گزشتہ 2 سالوں سے عمران خان کو منہ چڑھانے, ریاستی بربریت کی حمایت کرنے والے پی ٹی آئی کو انتشاری قرار دینے میں زمین آسمان ایک کر رہے تھے, وہ نہ صرف مدعو تھے بلکہ پی ٹی آئی کی قیادت ان سے مشورے بھی لیتی رہی. سبحان اللہ. پی ٹی آئی والے ان لوگوں سے مشورے لے رہے تھے جو پی ٹی آئی کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں, پی ٹی آئی کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں, اور ان سے متاثر نظر آئے. چیئرمین پی ٹی آئی اس حد تک تمغے لینے والے صحافیوں سے متاثر تھے کہ وہ ان کے مشورے پر کہنے لگے کہ آج کل کے نوجوان ہمیں سیاست سکھائیں گے, سیاست میں ان لوگوں کا کردار کم سے کم ہونا چاہیے. کر دیا ان لوگوں نے آپ کو اپڈیٹ. پھر اس کے بعد عمران خان کے نظریات کے ساتھ اس وقت محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے علاوہ کوئی شخص کھڑا نظر نہیں آ رہا. یہ زبیر نے ہمیں وہاں پر اپڈیٹ کیا. میں نے آپ کو کیا بتایا, اخنزادہ حسین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت محمود خان اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس, یہ لوگ نہیں جا رہے. تو یہ اہم ترین لوگ ہیں, یہ اس اجلاس میں نہیں جا رہے. سیٹ بیک, اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں جائے گی, سیٹ بیک, یہ اس سے بڑا سیٹ بیک ہے کہ محمود خان اچکزئی جیسا پارلیمنٹیرین اس اجلاس میں نہیں جا رہا, علامہ راجہ ناصر عباس جیسا دلیر اور اپنا معافی ضمیر کھل کر بیان کرنے والا رہنما اس اجلاس میں نہیں جا رہا. یہ بڑا سیٹ بیک ہے, اور یہ ہمارے ملک کو چلانے والوں کے لیے, فیصلہ سازوں کے لیے بھی ایک بڑا سیٹ بیک ہونا چاہیے کہ وہ اس اپرچونٹی کو لوز کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی جماعت کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں ملاقات کریں. بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں, تو ان بڑے فیصلوں میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے مشاورت کر کے آنے والے لوگ بھی موجود ہونے چاہیے. ایک بات. دوسرا ایک خبر ہے, اس خبر کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اس کی کوئی کوریج نہیں کی. میں نے اس خبر کو پڑھا لیکن میں نے اس کی کوئی کوریج نہیں کی. پھر میں نے دیکھا کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں مسلم لیگ نون کے لوگ موجود ہیں, کچھ مخصوص صحافی موجود ہیں, بہت مخصوص صحافی. وہاں احمد نورانی صاحب کو بڑی گالیاں دی جانے لگی, اور احمد نورانی صاحب کی, ان کے کردار کی, ان کی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے ہر طرح کا گند بکا جانے لگا. میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرف سے ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایک ٹویٹ دیکھا, یہ ٹویٹ تھا منیب فاروق صاحب کا. اب احمد نورانی صاحب کی ویب سائٹ ہے فیکٹ فوکس. فیکٹ فوکس اس سے پہلے جنرل تھے جنرل عاصم سلیم باجوہ, عمران خان صاحب کی حکومت کے دنوں میں وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین تھے. اس سے پہلے وہ ڈی جی ایس پی آر تھے. جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا پاپا جونز والا اسکینڈل فیکٹ فوکس نے کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اثاثوں پر فیکٹ فوکس کے سوالات اپنی جگہ, لیکن جنرل صاحب نے جو چیزیں ڈکلیئر کی اس میں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ فوج کے افسران کو آفٹر اے سرٹن لیول کچھ زیادہ مراد, باقیوں سے زیادہ مراد ملتی ہیں, یا اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن ملتی ہیں. وہ ان کے یہاں کا قانون ہے. آپ قانون کو غلط کہہ سکتے ہیں لیکن قانون تو ہے. تو وہ جو اسکینڈل تھا جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا,
वो फैक्ट फोकस लेकर आई थी। फिर जनरल बाजवा साहब के हवाले से इन्होंने स्टोरी की थी। अब ये जो स्टोरी है, जो मैंने कहा मैंने पढ़ी है और मैंने उसको रिपोर्ट नहीं किया और मैं उसको अभी भी रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुनीफ फारूक साहब ने जो मौक़िफ़ देते हैं, अपने मुंह से कह चुके कि मैं रियासत का बयानिया साल 2024 के इख्तिताम पे उन्होंने कहा कि मैं इस साल रियासत का बयानिया कौम के सामने लेकर आया। तो मुनीफ फारूक साहब ने एक ट्वीट किया और कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर is an extremely difficult equation for a lot of anti-Pakistan forces. His unrelenting determination to combat core issues has bewildered many. तो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बहुत से लोगों के लिए बड़ी मुश्किल चीज़, यानी टेढ़ी खीर कहते हैं ना, कि उनसे डील करना बड़ा मुश्किल होगा। एंटी पाकिस्तान लोगों के लिए उनसे डील करना, मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल होगा। और उनका जो अज़्म है, मसाइल से निमटने का अज़्म, उसने कई लोगों को एक सख्ते की कैफियत में डाल दिया है। द मिलिशियस कैंपेन अगेंस्ट द आर्मी चीफ साहब के खिलाफ एक मुहिम जो उनको दागदार करने की मुहिम है, एंड द इंस्टीट्यूशन, और वो मुहिम फौज के खिलाफ भी चलाई जा रही है। ये मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं, विल नॉट डू एनी डैमेज टू पाकिस्तान आर्मी, इससे पाकिस्तान की फौज को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मुनीफ फारूक साहब कहते हैं, बट इट विल गिव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू हॉस्टाइल फोर्सेस टू स्प्रेड फेक न्यूज, बल्कि ये जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं उन्हें फेक न्यूज फैलाने का मौका मिलेगा, ये मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं, मेक नो मिस्टेक, किसी गलत फहमी में मत रहना, एट दिस टेस्टिंग टाइम पाकिस्तान स्टैंड्स यूनाइटेड, पाकिस्तान मुत्तहिद है। कैसे? विद पाकिस्तान आर्मी एंड इट्स लीडरशिप, पाकिस्तान मुत्तहिद है अपनी फौज के और उसकी लीडरशिप के पीछे, ये मुनीफ फारूक साहब ने ट्वीट किया है। तो मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। अहमद नूरानी साहब को एक सर्टन ग्रुप है, वो इस वक्त मुगल्लिजात से नवाज रहा है। ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जो इसकी कवरेज हो सकती है वो मुनीफ फारूक साहब के इस ट्वीट की वजह से इतनी कवरेज हो सकती है, नथिंग मोर देन दिस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस वक्त हमारे सामने जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से तकाजा करती है कि वो आगे बढ़ें, और आगे बढ़कर एक मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने दिया है। एक मुलाकात की बात की है, वो मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि मुलाकात पहले करवाई गई है। जब सुबह 7 बजे जेल का दरवाज़ा खोला गया था तो मुलाकात करवाई गई थी, आज़म सवादी साहब गए थे। उसके बाद जब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा था तो हेलीकॉप्टर के जरिए बैरिस्टर गौहर को, बैरिस्टर सैफ को लाया गया था, मुलाकात करवाई गई थी। तो अगर पहले मुलाकात करवाई जा चुकी है तो अब भी मुलाकात करवाई जा सकती है, करवाई जानी चाहिए। ये सिचुएशन है और इस पर अमल दरामद जाहिर है कि होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आखिर में आपको अरमगान के मुस्तफ़ा आमिर के केस के हवाले से अपडेट करूंगा। मुझसे रब्ता किया अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी साहब ने। कामरान कुरैशी साहब ये जुमला कहते हैं कि आई हैव बीन अपॉइंटेड चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ बना दिया गया हूं। आईओ की टर्म होती है ना, जब कोई केस होता है तो उसमें तफ्तीशी अफसर होता है। वो कहते हैं आई हैव बीन अपॉइंटेड चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन द केस ऑफ माई सन बाय अल्लाह ताला। तो कामरान कुरैशी साहब के अंदाज पे हमें जाहिर है कि बड़ी हंसी आती है। वो अपने बेटे के लिए कह रहे हैं, मैं तो अपने बेटे के लिए लड़ रहा हूँ, और वो मुसलसल जिस तरह की चीज़ें गाना गाते हैं, अपनी शर्ट से वो एक छतरी सी बना लेते हैं अपने ऊपर, फिर उसके बाद वो जिस तरह की चीज़ें होती हैं उनकी मार थप्पड़ अपना मुंह पेश करते, उन सब चीज़ों पर उनका मजाक उड़ता है। कामरान कुरैशी साहब ने एक दावा किया है, वो ये कहते हैं कि अदालत में भी इस चीज़ को दिखाया गया, यानी मुकम्मल तो शायद नहीं दिखाया गया, लेकिन अदालत में भी इस चीज़ को दिखाया गया कि उनके बेटे पे तशद्दुद हुआ है। जब उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया तो पहली बार बहुत शदीद तशद्दुद हुआ है। आज़ाद ज़रा इससे मुख्तलिफ बात करते हैं, मैं पहले आपको ये बता दूँ, लेकिन ये कामरान कुरैशी साहब का दावा है। वो कहते हैं कि उनके बेटे को जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया उसमें उनके जिस्म के अंदर रॉड भी घुसेड़ी गई, उनके बेटे के जिस्म के अंदर रॉड भी घुसेड़ी गई, और वो कहते हैं कि उनके बेटे को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, इतना मारा पीटा गया कि एक लम्हे को उनके बेटे को लगा कि उसके जिस्म का एक हिस्सा मफलूज हो गया है, नम हो गया, सुन हो गया, और उसे ये लगा कि शायद वो अब बचेगा नहीं, गुजर जाएगा। उनके बेटे को ये लगा था, और वो ये कहते हैं कि मैं तो अपने उस बेटे के लिए लड़ रहा हूँ। सवाल ये कि कामरान कुरैशी साहब ने एक बात की थी अदालत में खड़े होकर मुस्तफ़ा आमिर की वालदा के बारे में कि मुझे अपनी उस बहन की हालत के बारे में सोच कर नींद नहीं आती। तो ये सोचना चाहिए कि उनके बेटे ने क्या किया है, ये भी सोचना चाहिए।
لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے پہ اتنا تشدد ہوا ہے، اس طرح سے ہوا ہے. یہ تشدد پولیس کہتی ہے نہیں ہوا. میں نے جو آزاد ذرائع سے معلوم کیا وہ کہتے ہیں کہ اس تشدد کا تو نہیں پتا، لیکن ارمغان جیل میں اس وقت اپنی حراست میں ٹھیک حالت میں ہے، وہ فاسٹ فوڈ وغیرہ بھی کھا رہا ہے اور مناسب حالت میں ہے. یہ جو شکایت ہے یہ شکایت شاید اتنی درست نہیں ہے. میڈیکل میں ہمیں جسم کے نچلے حصے پر ایک آدھ جگہ سرخ نشان نظر آنے کی بات ہوئی تھی، لیکن کیا ایک راڈ گھسیڑی گئی اور یہ سب کچھ ہوا، یہ ثابت ہوا میڈیکل میں؟ تو میڈیکل میں یہ چیز بھی نہیں آئی تھی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.